हार्वर्ड मेरे रास्ते में था, इसलिए मैं वहां पर पहुंच गया। बड़ा ग्रुप है, उसके पास $400 मिलियन थे। रॉबर्ट स्टोनर उसका हेड था MIT में। मैंने उसको ईमेल की, 15 मिनट बाद जवाब आ गया, मंडे का टाइम सेट कर। जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने कहा ये मेरा रिसर्च पेपर है। रॉबर्ट स्टोनर का यस आई रेड अबाउट। तब हैरान हो गया कि यार एक बंदा जो 100-200 लोगों को लीड कर रहा है MIT में, उसके पास $400 मिलियन की फंडिंग, पाकिस्तान से एक बंदा आता है पोस्ट डॉक के लिए, उसने टाइम निकाल कर मैंने क्या काम किया हुआ है वो देखा है। हमारे पास ग्रेजुएट्स तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी डिक्लाइन में है। हमारे पास बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं है, हमारे पास बड़े थिंकर नहीं है। आप गलत डायरेक्शन में जितनी मेहनत कर लें, आपको सिला नहीं देगी। जो 4 साल की डिग्री है वो हमारे मसलों का हल नहीं दे रही। आज से 10 साल बाद मैं एंटिसिपेट करता हूँ जिनके पास कोई और स्किल होगा, वो लोग AI के यूज के थ्रू बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे होंगे। अभी जहाँ पर AI है उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी मशीनों की जरूरत है जो पाकिस्तान के पास नहीं। अमेरिका और चाइना के अंदर वो स्कूल के अंदर वो पढ़ा रहे हैं कि ये क्या चीज होती है। उसको कहा जा रहा है कि AI तो तुमको आनी चाहिए, कुछ और सीखो ताकि उसके अंदर AI को इस्तेमाल कर सको। आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो आप AI इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करने के ऊपर करिकुलम जो है कितना इसके साथ हाथ में हाथ डाल के चल रहा है। सिंगल नेशनल करिकुलम था, उसके अंदर आई वाज वन ऑफ द ऑथर्स। और गोल ये था, 8th क्लास में हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता है। अगर एक बच्चा अपना अगर काम करता है, अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो उसके ऊपर अकाउंट बैलेंस कर सके, वो प्रेजेंटेशन बना सके। जो 9-10 थी उसके अंदर AI बड़े आराम से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो उसका हुआ क्या सर? डाला मैं नहीं चाहता मेरे घर पे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है डॉक्टर फहद जावेद, जो कि हार्वर्ड से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करके आए हुए। तो हमें शुरुआत करने के लिए बिल्कुल अगर हार्वर्ड से शुरुआत ना की जाए तो थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर फहद वक्त निकालने का आज हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, शुरुआत तो हम हार्वर्ड से ही करेंगे क्योंकि वही एक पुरकशिश चीज़ है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, देखने वालों के लिए। अच्छा, हार्वर्ड से पहले हम आपका जर्नी जानना चाहेंगे। आप कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएशन की और फिर उसके बाद डॉक्टरेट भी आपका उसी के अंदर है। तो इस फील्ड में आने की वजह क्या थी? जिस वक़्त आप ग्रेजुएट हैं जिस वक़्त थे, उस वक़्त तो इतना ज़्यादा ये फील्ड कॉमन नहीं थी। लोग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वगैरह में ज़्यादा जाना पसंद करते थे। आपने भी उसमें थोड़ा बहुत काम किया इलेक्ट्रिकल साइड पे। तो आपकी रीज़न क्या बना आपका इस फील्ड में आने का और फिर हार्वर्ड तक जाने का? सही। कंप्यूटर्स मैंने बहुत बचपन से करना शुरू कर दिए थे सरप्राइजिंगली। किसी वजह से मेरी फैमिली के अंदर कुछ लोग थे जो ट्रेनिंग करवा रहे थे उसकी। तो जब मैं क्लास 4 में था, उस वक्त भी मैंने लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सीखी थी। तो मुझे उसके अंदर मज़ा आया था। और उस वक्त ये चीज़ थी कि हाँ, ये तो कोई ऐसी डोमेन नहीं है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो। लेकिन जब मैंने अपने ग्रेजुएशन के डिसीजन मेकिंग थी, उस वक्त कंप्यूटर साइंस का तारा कुछ ज़्यादा चढ़ा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि वो 99, 98, 99 की बात है और Y2K की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। फास्ट के बैच जो है ना, उनको अमेरिका में नौकरियां मिल रही थी और वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में कम लोग होते थे। तो वो उस वक्त ज़रा सी कंप्यूटर साइंस ज़्यादा फोकस में थी। लेकिन जिस तरीके से उतार चढ़ाव हुआ था मार्केट में, जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद रिवर्स हो चुका था। मैंने अपने स्टार्टिंग कराची से की। कराची में BVS से बैचलर वो स्कूलिंग की। उसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। 1 साल मैंने वहाँ पर पढ़ा। फिर मुझे एक चांस मिला, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी एरिज़ोना स्टेट में, तो मैं वहाँ पर पढ़ने गया। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हुई उसके बाद बहुत सारे लोग थे जो कि MBA करके दूसरी तरफ गए। लेकिन मेरा अपना फ़ोकस इसके ऊपर था कि मुझे समझना था कि कैसे चलता है, मुझे तजस्सुस था। तो उसकी वजह से मैं ऐसे कोर्सेज़ लेता गया जिसके अंदर मैं समझता गया कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं और आगे गया। जिन लोगों का उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था उन्होंने MBA किया, कहीं और चले गए। आपका हार्वर्ड में रोल किस किस्म का था? किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, रिसर्च वगैरह? हार्वर्ड का रास्ता जो था ना, हार्वर्ड मेरे रास्ते में था, इसलिए मैं वहाँ पर पहुँच गया। आई डिड नॉट गो देयर क्योंकि मुझे हार्वर्ड जाना था। हार्वर्ड एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर मेरे जो रास्ता था उसके अंदर वो पड़ा। बेसिकली जब मैं अंडर ग्रेजुएट करने अमेरिका गया, 1 साल कराची यूनिवर्सिटी पढ़ के, तो उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी की टीचर्स मैंने देखे हुए थे कैसे थे। और जब मैं वहाँ पर गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार $4000 उस ज़माने में, अभी उसकी और ज़्यादा फ़ीस हो गई, $4000 फ़ीस है, ठीक है, मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है, मुझे कम देना पड़ रहा है। तो मेरे तो उस्ताद ऐसे होंगे जिनकी बस मैं ज़बरदस्त किस्म के उस्ताद होंगे, मैं बस सीखूँगा हर चीज़। लेकिन जो मेरे आस-पास पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा कि पहले सेमेस्टर में कहा यार ये 2 टीचर से कोर्स लो, मुझे वो ख़ास मज़ा नहीं आया। फिर समर में एक ऐसा कोर्स लिया जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका था, जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। और
वही मेरे दोस्तों ने कहा यार इससे पढ़ो, ये बड़ा अच्छा टीचर है, बहुत ही हल्का टीचर, बिल्कुल हलवा करके वो दे रहा था चीज़ों को, और जो चीज़ें मुझे आती थी वो मुझे आती थी, जो कोई नई चीज़ मैंने नहीं सीखी। तो मैंने कहा यार मैं यहाँ इतना दूर गया हूँ, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, घर वालों से भी दूर हूँ, खाना भी खुद ही पकाना पड़ रहा है, लॉन्ड्री भी खुद ही करनी पड़ रही है, तो मैं आसान का रास्ता क्यों लूँ? मुझे यहाँ से कोई ऐसी चीज़ मिले कि मैं अपने आप को आगे आगे बिल्ड कर सकूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ चैलेंजिंग कोर्सेज़ लेना शुरू किए। ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पर मैंने थोड़े-से काम भी किया। लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मुझे कुछ और करना है। तो वापस आकर मैंने सोचा सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो ये हुई कि पढ़ाना शुरू करूँ। कराची यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ाया, वहाँ पर हुआ कि इसके लिए तो पीएचडी करनी होगी, तो पीएचडी इसलिए ताकि मैं बस टीचिंग की लाइन में। जब मैं लम्स गया पीएचडी करने के लिए, तो वहाँ पर बाय चांस एनर्जी रिसर्च के अंदर हमने काम शुरू किया। तो उस वक़्त स्मार्ट ग्रिड नई-नई चीज़ थी। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन वी स्टम्बल्ड अपॉन सम वेरी गुड डेटा एंड प्रॉब्लम्स जिसके बेसिस के ऊपर रादर एनर्जी की प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तान में हमेशा से, बहुत अरसे से हैं, कम से कम मेरे बचपन से। तो वेस्ट के अंदर वही चीज़ हो रही थी कि अगर बिजली कम हो जाती तो क्या होगी? हमारे पास एक्चुअली कम थी। तो हमने वो प्रॉब्लम्स ली और उनको यहाँ पर अप्लाई करना शुरू किया। मैंने कहा यार ये तो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ है। तो लम्स में एक एनर्जी इंस्टीट्यूट है डॉक्टर नवीद अरशद के अंडर, एंड इट्स डूइंग फिनोमिनल वर्क। उनके पास बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, इम्पैक्टफुल रिसर्च हो रही है। 2-3 पॉलिसीज़ जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की हैं, तो और भी हैं, उसके अंदर भी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो वी एसेंशियली स्टार्टेड दैट ग्रुप कि हम पाकिस्तान के मसलों को हल करते हैं। अगर लोड शेडिंग हम ये कि इलेक्ट्रिक तमाम पूरे इलाके की बिजली बंद कर देती है। तो अगर हम सिर्फ़ ये करें कि कुछ एसी या फ्रिज को 15 मिनट के लिए ऑफ़ कर दें, तो क्या हम लोड शेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं? ये हमारा सवाल था एल्गोरिदमिकली। ये नहीं कि वाक़ई में आपको सिस्टम बनाना है, लेकिन क्या फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा? शुरू कर देते हैं, बाद में पता चला फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये करते-करते एक हमने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल दिया मिनिस्ट्री को, रादर प्लानिंग कमीशन को, और वहाँ पर एक बंदे ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि अगर कि एक मिनिस्टर ने सवाल पूछा था प्लानिंग कमीशन वाले वाले बंदे से कि अगर गैस की कीमत ₹1 ज़्यादा होती है तो रोटी कितनी महँगी होगी? और उनके पास कोई टूल नहीं था। तो उन्होंने यही चीज़ हमसे पूछी कि अगर बिजली की कीमत ₹1 ज़्यादा जाती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो वहाँ से एक प्रोजेक्ट हमने हमने फंड एक ग्रांट विन की, जिसके अंदर यही बात थी कि अगर अगर बिजली की कीमत ₹1 ज़्यादा होती है तो क्या होगा? या फिर उस ज़माने में बल्ब्स एक्सचेंज हो रहे थे, आप अपना बल्ब दे दें और एलईडी ले लें। इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा? बिजली ज़्यादा होगी, कम होगी? या अगर हुकूमत जो है वो इन्वर्टर एसी पे अगर डिस्काउंट देती है, अगर कोई रिबेट देती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एंड आवर स्टडी वाज़ स्टडी फाउंड के जो लोग 1.5 लाख का एसी खरीद सकते हैं, उनका ज़्यादा फोकस ये है कि ज़्यादा देर एसी चलाएँ बनिस्बत के पैसे बचाएँ। तो उसकी वजह से आपकी ज़्यादा बिजली कंज़्यूम स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन जब लोड शेडिंग का टाइम उस वक़्त नहीं होगा तो कुछ फ़ायदा होगा। तो ये स्टडी करते-करते एक हार्वर्ड का प्रोग्राम था, हार्वर्ड साउथ एशिया इंस्टीट्यूट है, अभी उसका नाम चेंज हो गया है। वहाँ पर एक अमन फेलोशिप थी, जो कि साल के अंदर 2 फेलोज़ रखते थे, जो कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ काम कर रहे हों। पाकिस्तानी होना ज़रूरी नहीं है। तो आई एप्लाइड फॉर दैट कि मैं वहाँ पर आकर इस काम को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आई गॉट सेलेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पर जाकर जो जो मेरा काम था, जो आपका सवाल था कि हार्वर्ड में क्या मेरा रोल था, तो वहाँ पर मेरा रोल रिसर्च का था, और गोल ये था कि हम आइडेंटिफाई करें कि जिस तरीके से साउथ कोरिया ने 1960s 70s 80s में कुछ काम किए जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर के अंदर लीडर्स बन गए। इसी तरीके से इंडिया ने आईटी की इंडस्ट्री के अंदर लेट 90s अर्ली 2000s में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस की। तो अगर हम स्मार्ट ग्रिड के अंदर पाकिस्तान को बिल्ड करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें चाहिए होंगी? किस किस्म के लोग चाहिए होंगे, किस किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, किस किस्म की रेगुलेशंस चाहिए होंगी कि हम उसको उसके अंदर लीडर्स बन जाएँ। तो ये वाली रिसर्च की आउटकम ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसी के अंदर करें। जो ट्रेनिंग थी वो ये थी कि अगर हम इसी तरीके से कोई और चीज़, कोई भी चीज़ उठाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एआई, तो उसके अंदर क्या चीज़ें चाहिए होंगी जिसके थ्रू हम ये कहें कि अच्छा ये 4 चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम एआई में लीडर बन सकते हैं। तो ये काम था मेरा जो मैंने हार्वर्ड में किया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद मिस कर दिया, स्मार्ट ग्रिड से मुराद क्या है? अच्छा, स्मार्ट ग्रिड जो है ना वो एसेंशियली इंटेलिजेंट ग्रिड है।
एआई एसेंशियली ये काम करती है कि जो इंसान जिस तरीके से काम कर रहा है उस वही कंप्यूटर करे। और स्मार्ट ग्रिड एसेंशियली कि आपके इलेक्ट्रिक ग्रिड के अंदर आप थोड़ा बहुत एआई को इम्प्रूव वो करें। तो अब हमारे पास 2 पीक ऑफ पीक टाइम होता है और हम खुद ही कर रहे होते हैं कि हम इस्त्री का इस्तेमाल या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ऑफ पीक टाइम पे करें। तो स्मार्ट ग्रिड ये कहता है कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये सिस्टम खुद ही डिफाइन करे। तो सुबह को आप जा रहे हैं तो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालें तो वॉशिंग मशीन आपसे पूछे कि भाई अ, अभी आप कपड़े धोएंगे तो आपको 2 रुपए की वॉश पड़ेगी, अगर आप थोड़ा मुझे दे देते हैं तो मैं आपको 1.5 रुपए में वॉश करके दे देता हूँ, राइट। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो वो वॉशिंग मशीन वैसी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे पीक टाइम्स हैं वो इस वजह से बने हुए हैं क्योंकि पूरे मुल्क को आपको बताना है तो आप कहते हैं अच्छा 6 बजे से 11 बजे तक आपका पीक टाइम होगा। असल में पीक टाइम चेंज होता रहता है। पीक टाइम वो है जिस वक़्त ज़्यादा बिजली लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको वो वाले जनरेटर ऑन करने पड़ रहे हैं जिसकी कीमत ज़्यादा है, इस वजह से आपसे पीक लोड ले रहे हैं। अब वो कुछ दिनों में ज़्यादा होगा, कुछ दिनों में कम होगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो पीक लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन हुकूमत आपको उस वक़्त नहीं बता सकती। तो स्मार्ट ग्रिड के अंदर जो ग्रिड है वो आपको बताएगा कि आप इन्फॉर्म कर सकता है डिवाइसेस को और लोगों को भी कि इस वक्त बिजली ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, अभी महंगी हो गई है, इस वक्त सस्ती है, अब इस वक्त आपको इस्तेमाल करना तो कर दो। तो उसकी वजह से सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी बिजली कंज्यूम करने की। लेकिन जब आप उसके अंदर वो वॉशिंग मशीनें लगाएंगे तो उसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। तो ये स्मार्ट ग्रिड का बेसिकली तो कॉन्सेप्ट ये तो बड़ा एडवांस एआई और आईओटी बेस्ड सिस्टम मालूम हो रहा है। है। उसका आउटकम क्या निकला? हम यहाँ पे कहीं पे कुछ एक्सेप्टेबिलिटी हुई इसकी? किसी ने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ बिल्कुल, पे? बिल्कुल। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी देखें, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो रादर दुनिया भर में बहुत कम जगहों पर ये ऐसा लगा है जैसे जिस तरीके से मैंने बोला है। लेकिन कुछ जगहों पर हमारे पास इसकी इफ़ेक्ट्स आए हैं, ठीक है ना? जिस तरीके से मैप्को के अंदर जो उनके ट्यूबवेल्स के अंदर मीटर्स लगे हुए हैं, वो उन्होंने कनेक्ट किए हैं कि अगर आप एक टाइम पर एक का अमाउंट से ज़्यादा अगर आप ज़्यादा बिजली ड्रेन करते हैं तो आपका ट्रिप कट जाता है, ठीक है ना? अब अगर यानी आपको अलाउड है 1 किलोवाट अलाउड है, अगर आप उससे ज़्यादा ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रिप कर जाएगा और उसके बाद आपका तरीका कार है आप उसको वो करें। पहले स्टेप पर आप उसको वहीं पर बटन दबाकर कर सकते हैं, लेकिन महीने में आप दूसरी दफ़ा करते हैं तो आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, तीसरी दफ़ा करते हैं तो आपको मुल्तान जाना पड़ेगा। अब ये स्मार्ट ग्रिड उस तरीके से नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर हमारे पास बिजली जो है हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि हमारी कम से कम कीमत आए, उसके लिए इस्तेमाल करने का दैट इज़ द बेस्ट वे। एज ए सेड कि इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है और बहुत महंगी पड़ेगी जब हम पहली दफ़ा लगाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो उस वजह से अभी उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यूरोप में भी, जापान में भी, कोरिया में भी। कोरिया में पूरा एक आइलैंड है, जीजू आइलैंड, जो कि स्मार्ट ग्रिड के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है। लेकिन इस तरीके से कि आप कहें कि किसी एक मुल्क में पूरा स्मार्ट ग्रिड हो गया है, उस लेवल पर कहीं पर भी अभी नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी है, हम वैसे ही मेहनत से दूर भागने वाली कौम बन चुके हैं। अच्छा सर, दोबारा हार्वर्ड की तरफ ही आते हैं। हम्म। यहाँ आपने यहाँ के एकेडमिया में भी काम किया, तो वहाँ पे भी आपने रिसर्च की, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया यहाँ के रिसर्चर्स में या यहाँ की इंडस्ट्री में या एकेडमिया में हम्म। ओवरऑल, और वहाँ पे हार्वर्ड के अंदर? और कोई कल्चरल शॉक हुआ आपको, या कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया हो? जब मैं वहाँ से वापस आया तो मुझसे और भी लोगों ने ये सवाल पूछा था, और जो मुझे चीज़ एक मेजर डिफरेंस लगा, हार्वर्ड दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, काबिल लोग तो वहाँ पर हैं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसे काबिल लोग मैंने पाकिस्तान में ना देखे हों। एकदम बिल्कुल अजीब मखलूक हैं, हम उन जैसे ही नहीं हैं। अ, जो हमारे सबसे काबिल लोग हैं वो उन्हीं जैसे वहाँ पर लोग हाँ, मौजूद हैं। जो चीज़ मुझे वहाँ पर बहुत फ़र्क लगी ना वो ये कि उनको घड़ी का इस्तेमाल आता है हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर। अम, वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप है, उसके पास $400 मिलियन थे। रॉबर्ट स्टोनर उसका हेड था एमआईटी में, और उससे जो मेरा एडवाइज़र था उसने कहा कि इससे मीटिंग करो। तो एक लॉन्ग वीकेंड था, मैंने उसको ईमेल की संडे शाम को, फ्राइडे ऑफ था, 3 दिन की छुट्टी थी। मैंने कहा संडे में शाम को ईमेल करता हूँ कि
जब मंडे आएगा ना तो मेरी ईमेल सबसे ऊपर होगी, क्योंकि मैं आखिर में भेज रहा हूँ कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है, मुझे फलाने बंदे ने कहा है कि आप तो उसके 15 मिनट बाद जवाब आ गया कि ओके, मैं सीसी कर रहा हूँ अपने सेक्रेटरी को, मंडे का टाइम सेट कर दूँ। मैं कहा मंडे का टाइम, ये तो अभी संडे है, कल मुझे मुलाकात करनी होगी, मैं तो तैयार नहीं हूँ उसके लिए। तो सेक्रेटरी को मैंने कहा कि मुझे जो है ना 1 घंटे का टाइम चाहिए। तो उधर रॉबर्ट स्टोनर का दोबारा मैसेज आ गया कि नहीं, लेट्स कीप इट फॉर हाफ एन आवर। तो 5 बजे का उसने टाइम मुझे दे दिया कि 5 से साढ़े 5 टाइम है। अब जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ 5 बजने में 10 मिनट में, पूरी रात जागा, मैंने उसके रॉबर्ट स्टोनर के बारे में जो मालूम कर सकता था किया, क्योंकि वहाँ पर एक थोड़ा-सा मुझे कल्चरल अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो 10 मिनट पहले पहुँचा और उसने पहले मुझे बिठाया और कहा कि अच्छा अभी 5 मिनट में आ जाओ। मैं अंदर गया, उससे बातचीत शुरू हुई। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि हाँ, देखें ये मेरा रिसर्च पेपर है, उसके अंदर मैंने ये चीज़ लिखी थी। तो रॉबर्ट स्टोनर ने कहा येस आई रेड अबाउट इट। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि यार एक बंदा है जो 100-200 लोगों को लीड कर रहा है एमआईटी में, उसके पास $400 मिलियन की फंडिंग है, और उससे एक पाकिस्तान से एक बंदा आता है पोस्ट डॉक के लिए, 4 महीने के लिए आया हुआ है। उसने कहा मेरे लिए आधे घंटे की मीटिंग करो, तो उसने टाइम निकाल कर मैंने क्या काम किया हुआ है वो देखा है। उस सिर्फ़ मेरा पेपर का टाइटल देखता है ना, मैं कहता यार, उसने बाकायदा उसको एक नज़र देखा है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर जब 28 मिनट होने लगे, तो मैं घड़ी की तरफ देखने लगा, तो उसने भी देख लिया कि ये वो कर, मैंने कहा नो इट्स फाइन, वी कैन हैव अ लॉन्गर टॉक। तो उसने 1 घंटे का टाइम रखा था। काम का बंदा नहीं होगा, 30 मिनट बाद उसको कह देंगे अच्छा यार ठीक है। उसको लगा कि ये काम की बात हो रही है, तो उसने 45 मिनट 50 मिनट में जाकर मुझे कहा कि अच्छा इन लोगों से आगे मिल लो, और फिर अगर ज़रूरत हो तो मुझसे मिलना, वरना अदरवाइज़ इट्स फाइन। तो वो एक इतना इतना पहुँचा हुआ शख्स टाइम निकाल रहा है कि पहले मालूम करे कि उसने क्या करना है। और जिस वक़्त मैं पहुँचा उस वो भी तैयार था, और उसने एक्स्ट्रा टाइम भी रखा हुआ था कि अगर एक्स्ट्रा होता है तो कोई बात नहीं, विल हैव अ लॉन्गर डिस्कशन। अ, जबकि ह यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल जगहों पर आप ज़्यादा बड़े आदमी से मिलने जा रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता क्या है। मेरे पास इंटरव्यू करने लोग आते हैं और उनको नहीं पता होता मोटिव क्या कर रही है। तो यार आपने नौकरी करनी है, यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर अस, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर लेकिन ये चीज़ जो आप बता रहे हैं ये सिर्फ घड़ी के इस्तेमाल से तो मुमकिन नहीं है। इसके लिए तो और बहुत बहुत करेज चाहिए, किरदार की बुलंदी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वही वाली चीज़ है कि आप अपने वक़्त को सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप अपने वक़्त को अहमियत दें। काबिलियत जो है ना वो अल्लाह ताला ने दी है। वो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ हिसाब से है, और जो ज़्यादा काबिल है वो कुछ जगहों पर पहुँचेंगे। लेकिन अगर आपने उस तरीके से अपने वक़्त को इस्तेमाल नहीं किया है, और वो जो चीज़ अहम है उसके ऊपर वक़्त नहीं दिया है, तो आपकी जितनी भी काबिलियत है, एक चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर बहुत रेगुलरली होती है कि भाई हमारे पास टैलेंट बहुत है। क्रिकेट ले लें, साइंस ले लें, ये ले लें, टैलेंट बहुत है। लेकिन बात ये है कि उस टैलेंट के ऊपर जब तक कि वो मेहनत नहीं होगी, आप वो सिर्फ़ टैलेंट ही लेकर आएँगे। बहुत सारे लोग आए क्रिकेट में, 1 सीज़न खेला, उसके बाद फिर नहीं आगे कंटिन्यू किए। तो ये हम लोग जो है ना टैलेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। उस टैलेंट को हम किस तरीके से वक़्त का इस्तेमाल उसके ऊपर रखें, ये चीज़ जो है ना मुझे मेजर डिफ़रेंस लगा। वो अपने वक़्त को अहमियत देते हैं, आपके वक़्त को भी अहमियत देते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो काबिलियत है उससे वो और ज़्यादा आगे जाते हैं, और हम जो है वो अपनी काबिलियत को ही लेकर रहते हैं कि हाँ यार हम बड़े काबिल हैं। तो ये एक बड़ा अहम सवाल और भी उठाता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो स्पेशली रिसर्च इंडस्ट्री है, जो जितना भी रिसर्च का काम है, वो कैसा हो रहा है या क्या वो हो भी रहा है? मतलब हमारे जितने भी लेट्स से हम कह रहे हैं कि हम टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पीएचडीज़ हैं, हम 25,000 ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सालाना, हर फील्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पे रिसर्च का काम ऐसा लगता है कि ज़ीरो है। आपने अगर कोई ऐसी फील्ड में काम कर लिया है जो कि रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है, फिज़िक्स हो गई हुँ, या हुँ। कुछ और इस किस्म की चीज़ें हो गई जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, तो आपके पास कोई ज़राए ही नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लाइक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देखा या इवन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देखा, वो जॉब के लिए तरस रहे हैं। उनसे बिल्कुल। कहा जाए तुम्हारी फ़ील्ड क्या है? हमने कहा जी रिसर्च करनी है कहाँ करें? यहाँ पे कहीं हो ही नहीं रही। ना अगर उसके बाद ले दे के सिर्फ़ एक चीज़ बचती है कि वो जाके टीचिंग कर ले, एकेडेमिया में चले जाए। उसका हाल भी हम आपसे जानना चाहेंगे, हुँ, उसका हाल ठीक है, क्या है बिल्कुल हमारे सही है। एकेडमिया का यहाँ पे? देखिए मैं इसको इसको थोड़ा-सा
दूसरी तरफ से देखता हूँ। अभी आप यहाँ पर चले जाएँ, गर्मियों का मौसम है, जो चेरीज़ है ना वो रेडी के ऊपर बाकायदा लोग टाल बनाकर बेच रहे हैं। थोड़े अरसे पहले स्ट्रॉबेरीज़ ऐसे बिक रही थी। आज से 20 साल पहले स्ट्रॉबेरीज़ क्या आपने ऐसे देखी हैं? और अगर आप अपने वालिदैन से पूछें तो उनसे पूछें स्ट्रॉबेरी देखी कब थी? क्योंकि स्ट्रॉबेरी उस ज़माने में ऐसे मिलती भी नहीं थी। 20 साल पहले अवेलेबल थी लेकिन महँगी थी, उससे पहले वो अवेलेबल भी नहीं थी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में नहीं मिलते थे। तो कोई कुछ रिसर्च कर रहा है कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान में पहले नहीं उगती थी अब उग रही हैं। तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, मैं उसको एग्जिस्टेंशियल उसमें बात करूँगा कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट के काम हो सकता है। अ, जो और हो रहा है, रिसर्च का काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको लाम्स के ग्रुप की बात की, वो भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर भी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी फील्ड्स में नहीं हो रही है। तो जो सवाल है और उसका सवाल का जवाब मेरे पास बहुत क्लियर नहीं है, ऑल्दो हार्वर्ड के बाद मेरे पास होना चाहिए था उसकी ट्रेनिंग के बाद। वो ये है कि क्यों ऐसा है कि कुछ फील्ड्स में हम हमारे बड़े अच्छे सिस्टम्स बने हुए हैं या ऐसे सिस्टम बने हुए हैं जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ जगहों पर नहीं है। और इसके अंदर मुझे जो अपनी फील्ड के अंदर चीज़ लग रही है वो यही है कि अ, लोग ज़्यादा जल्दी उस जगह पर पहुँचना चाह रहे हैं, जहाँ वो पहुँच सकते हैं लेकिन दे आर जस्ट टू टू दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। रिसर्च हो सकती है, आई एम 100% कन्विंस्ड, और अच्छी रिसर्च भी हो सकती है, लेकिन 2 साल में, 3 साल में जो चीज़ हो सकती है वो 6 महीने में नहीं हो सकती, 1 महीने में नहीं हो सकती। और उसके अंदर वो जो एफ़र्ट लगेगी उस वक़्त आपकी जो फ़ाइनेंशियल रिवॉर्ड है वो भी उसी हिसाब से आपको उस तरीके से नहीं होगा। तो ये वाले चीज़ों के अंदर जो जो एफ़र्ट लगानी है, मेरे हिसाब से उसके अंदर मिनहसल कौम हमारी चीज़ें हमारे हमारे मसले मसाइल हैं। तो जो प्रोफ़ेसर है अगर वो उस तरीके से अपना टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि उसको अपनी प्रमोशन करनी है और अपने पेपर्स करने हैं, तो उसके पीछे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको जो लाहेअमल नज़र आ रहा है वो भी यही है कि मैं जल्दी से पेपर पब्लिश करूँ। उसके पीछे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो भी ये देख रहे हैं कि मैं अगर ऐसे करूँगा तो मैं आगे पहुँच जाऊँगा। वो जो वक़्त हमें चाहिए हम वो वक़्त नहीं ले रहे हैं। तो देखिए ना सर, आपके मसाइल अलग थे। आपने एक ईमेल की, उस ईमेल पे उन्होंने आपको बुला लिया और बात भी की। अब यहाँ पे अगर हम टीचर से, प्रोफ़ेसर से मिलना भी चाहते हैं, वो या तो इसलिए होता है कि सर सेशनल मार्क्स बढ़ा दें, सर टेस्ट हमारा परसों ले लें, या जो है वो आप हमारी क्लास आज की ख़त्म कर दें। और प्लस जो टीचर्स होते हैं, वो भी सिर्फ़ इसलिए मिलना चाह रहे होते हैं या क्लास में इसलिए आते हैं कि वो बस एक पर्चा लेके दे दें, कहें जी आप पढ़कर आ जाएँ, या फिर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दें। तो हमारे यहाँ टीचर्स और बिल्कुल। स्टूडेंट्स का हाल बिल्कुल एक जैसा है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि जहाँ पर ये हुआ है वहाँ इकोसिस्टम बना है। अम एग्रीकल्चर की जो रिसर्च हुई है, आप एग्रीकल्चर वालों से पूछें तो वो भी बहुत खुश नहीं है उसके ऊपर। लेकिन एक इकोसिस्टम कुछ जगहों पर बना हुआ है जिस वजह से वो धड़ाधड़ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑलिव्स उग रहे हैं, ऑलिव ऑयल बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक कुछ जगहों के ऊपर आइलैंड्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। अम, अगर आप मुझसे एडवाइस माँगेंगे तो मैं आपसे जो जब मैं टीचिंग के अंदर था उस वक़्त में मैं ये कहता था कि यार ऐसा उस्ताद पकड़ो जो अच्छा है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा देगा। भले वो आपके आपकी वो ना हो, हुँ। आप सीख जाओगे। अम इस में स्टीव जॉब्स का भी एक वो उसने स्पीच दी थी कॉन्वोकेशन के ऊपर कि वो कॉलेज में था और मुख्तलिफ चीज़ें सीखता था और बाद में उसे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने अच्छी तरह से सीख ली थी। तो जब आप रिसर्च करना चाहते हैं तो भले आप उसके अंदर एग्जैक्टली इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में रहकर करना है तो आप वो रिसर्च ग्रुप ढूंढें जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसके साथ काम करें। थोड़ा बहुत आपको आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पाकिस्तान में रहने के लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। जब मैं नस्ट में था इस्लामाबाद में, सीक्स में, तो वहाँ पर मास्टर्स के स्टूडेंट्स के इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान मैं ये कहता था कि या तो आप उस फील्ड में रिसर्च करें जो कि आपके जिसका एडवाइज़र हमारे पास है, या फिर यूनिवर्सिटी चेंज करें। क्योंकि अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास क्यों आए हैं? आप हमसे सीखना चाहते हैं और हमें वो चीज़ आती नहीं, तो फिर आप गलत जगह आए हुए हैं। तो रिसर्च हो रही है, उसके लिए थोड़ा-सा पापड़ बेलने होंगे। मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने
पहले बैचलर्स के बाद लम्ब से मास्टर्स किया, इसलिए कि उसको उमर सैफ के साथ काम किया ताकि उसको एक्सेस मिले, ताकि वो कैम्ब्रिज जा सके। और कैम्ब्रिज से जाकर उसने फिर मास्टर्स दूसरा किया ताकि वो वहाँ से एमआईटी जा सके पीएचडी करने के लिए, क्योंकि उसे एमआईटी से पीएचडी करनी थी। तो अब 2 मास्टर्स किए और हम ये कहते हैं कि ओ लेवल्स में 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो वो चीज़ें, कुछ चीज़ों के अंदर आपको थोड़ी मेहनत और वक्त लगाना होता है अगर आपको किसी जगह पहुंचना हो तो। सर आपने पैसा अगर गोल है ना तो एक अलग बात है, कहीं पहुंचना है तो उसके हम्म, लिए मेहनत होगी। सर आपने मुझे एक और पॉइंट दे दिया कि एमआईटी से ग्रेजुएशन करके हम शादी और रिश्ते की वेबसाइट बना रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। सही सही। अच्छा सर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शौक होते हैं। सही है। तो ये बता भी रही है कि हमारी रिसर्च इंडस्ट्री और हाँ, हमारी रिसर्च किस चीज़ हाँ, पर है बिल्कुल। एमआईटी में बैठ के। लेकिन सर बहरहाल लेके ये बात तो ठीक है आपकी कि पापड़ थोड़े से बेलने पड़ेंगे, बिल्कुल। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं एकेडेमिया के ऊपर आऊँगा। बिल्कुल। क्या हमारी जो पूरी ग्रेजुएशन का कोर्स है जो करिकुलम है, क्या वो इस काबिल है कि वो हमें सोचना सिखाए या हमें सवाल करना सिखाए? हमें जो करंट टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है, पढ़ाई जा रही है, उससे हमें जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए कि रैंप अप रखे, उसके मुताबिक रखे कि हाँ, हम भी अप टू डेट रखें कि वो क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ अभी इस्तेमाल हो रही हैं। इसका कितना फ़र्क पड़ता है आगे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट में? कि आपका करिकुलम कितना मैटर करता है और उस्ताद कितना मैटर करते हैं? ठीक है, देखिए उस्ताद बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मैं बिल्कुल इसके ऊपर वो करूँगा। अम, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग बगैर नौकरी के बैठे हुए हैं और कुछ लोग आगे निकल गए। तो वो एक मोटिवेशन का अपना वो होता है, लेकिन हम उसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते। अम, जनरलाइज़ करने का मतलब ये है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एट द एंड आपका क्या आउटपुट होगा। उसके अंदर एक जो चीज़ अमेरिकन सिस्टम में मैंने देखी थी और जो यहाँ पर देखी थी, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है और बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो अमेरिका भी अभी उस तरीके से नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अर्ली 2000 में था। वो ये था कि जो पढ़ाई करने लड़का या लड़की आ रहे थे, वो खुद ही फाइनेंशियली इन्वेस्टेड थे अपनी डिग्री के अंदर। उनको ये भी यकीन था कि उसके बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी और उनका करियर पाथ होगा, और जो वो पढ़ाई कर रहे थे वो अपने पैसों से ही अपने अपने ज़ात के ऊपर लोन लेकर कर रहे थे। तो उनकी एक सीरियस मोटिवेशन थी जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं थी कि वो मेहनत कितनी कर रहे हैं। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी का गोल ये था कि वो उनको ऐसा पढ़ाए कि वो कहीं पहुँच जाएँ, वरना अगले साल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के मसले होने हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने ये चीज़ नहीं देखी। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ज़्यादा फ़ोकस है वो ये है कि जब पेरेंट्स फ़ीस दे रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलना या ना मिलना एक एक क्राइटेरिया नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी फ़ोकस करेगी कि माँ-बाप खुश हों, उनके लिए चीज़ें सारी सही हों, क्योंकि उन्होंने फ़ीस देनी है। कमर्शियल एंटिटी है, वी हैव टू एडमिट कि वो कमर्शियल एंटिटी है, उसने पैसे बनाने हैं। तो जो हमारे पास एक एक प्रोफेसर थे, उन्होंने यही कहा था कि सारी चीज़ें एचईसी की रैंकिंग छोड़ दें, बस ये कहें कि ग्रेजुएट कितने हुए, कितनों को नौकरी मिली, एवरेज सैलरी क्या थी, ये आप पोस्ट कर दें। आपके पास जो है ना बाकी सारी रैंकिंग आप साइड में रख दें, कोई कोई और चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस शुड बी सफिशिएंट कि लोग डिसाइड करें कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का फोकस है वो नौकरी दिलाना उस तरीके से मुझे उस तरीके से नज़र नहीं आता। एक ज़माने में था, फास्ट के अंदर फेलियर रेट और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फेलियर रेट, कराची की अगर बात करें एक एक डिसेंट होता था, आईबीएम में भी लोग फेल हो रहे होते थे। अभी वो फेलियर रेट अगर हम जाकर देखें, कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अम, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हुआ था वहाँ पर जिस एक कोर्स मैंने जो लिया था, अब अगेन वही वाली चीज़ कि वो मुश्किल कोर्स था बहुत ज़्यादा। उसके अंदर 1/3 क्लास फेल होती थी
और टीचर कहता था ठीक है, फेल हो रहा है तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 1/3 क्लास अगर फेल होना शुरू हो तो फिर मसला होगा, क्योंकि उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि समहाउ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपके बच्चे को हम 4 साल में डिग्री देंगे। तो अगर वो फ़ोकस उस तरीके से नहीं है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ का, हर एक की बात नहीं करूँगा मैं, तो फिर आपके पास जो आउटकम आएगी वो ये होगी कि पेरेंट्स खुश हैं। अगर पेरेंट्स खुश हैं तो फिर तो बात हो गई ना ख़त्म। सर लेकिन इसमें 2 बड़े मसाइल, सिर्फ़ ये बात नहीं है कि वो नौकरी ले ली या फ़ेल हो रहे हैं, कुछ भी है। बहुत सारे हमने ड्रॉप आउट लोगों को भी देखा है, उन्होंने बड़े काम किए। लेकिन उससे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे पास ग्रेजुएट्स तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटी डिक्लाइन में है और बहुत टाइम से डिक्लाइन में है। हमारे पास बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं हैं, हमारे पास बड़े थिंकर नहीं हैं, हमारे पास बड़े क्रिटिकल एनालाइज़र्स नहीं हैं। अगर हम इवन आपने एग्रीकल्चर की बात की, उसमें देख लें, हमारे पास स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम बड़े पैमाने पे बिल्ड हो सकता है, पानी की भी कमी है, ज़मीन ज़रख़ेज़ है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे पास प्रॉप टेक में, एड टेक में इतनी सारी जिहाद हमारे सामने खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन वो क्या वजह है कि हमारे पास कुछ बड़े लोग या स्टूडेंट्स ऐसे निकल कर नहीं आ रहे जो कुछ इन चीज़ों पे काम शुरू करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो और क्रिटिकल स्किल्स जो है वो एनालिटिकल स्किल्स हमारे यहाँ, मुझे ऐसा महसूस होता है, आपको भी शायद ऐसा हुँ, महसूस होता होगा, बिल्कुल वो सही बात है। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में। देखिए, ये वाले सवाल का अगर जवाब होता तो मैं भी उसका कोई इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहा होता। ये वाली चीज़ है जो कि अम, 2 मसले मसाइल हैं। एक मसला ये है कि इस मसले को माना जाए कि मसला है, और दूसरी चीज़ ये कि उसका हल किया जाए। मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ कि मसला है। जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर 4 साल की डिग्री आ रही है, वो लोग नहीं बना रही है। तो एक तो चीज़ ये है कि अगर, अब वही वाली चीज़ है कि अगर आप गलत डायरेक्शन में जितनी मेहनत कर लें, वो आपको वो सिला नहीं देगी। और वो यही चीज़ है कि जो 4 साल की डिग्री है, कम से कम अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, वो हमारे मसलों का हल नहीं दे रही। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर और इन्वेस्ट करने के लिए इतना इन्वेस्ट ज़रूर कर लें कि हम, जो लोग अभी बना रहे हैं 25,000 में से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स में फॉर एग्जांपल 2-3 हज़ार बना रहे हैं, वो बनाते रहें। लेकिन एज़ अ नेशन हमें ये सोचना होगा कि हमें करना क्या है। ये 4 साल की डिग्री हमारा हल नहीं है इन इन इट्स करेंट फॉर्म। तो सवाल यही है कि क्या चीज़ की जाए। मुझे जो चीज़ पर्सनली जिस चीज़ के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ थोड़ा-सा, वो यही है कि वोकेशनल ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग जो कि अम, कोई हुनर सिखाए, और वो हुनर सिर्फ कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी नहीं है, लेदर वर्क है और भी चीज़ें हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर है। उसके अंदर आपको थोड़ा-सी टेक्नोलॉजी चाहिए जो आप खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। उसके ऊपर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे कितने लोग हैं जो जा रहे हैं, और मसला यहाँ पर भी वहीं पर जाकर अटक रहा है कि अगर मैं खुद ही अपने बच्चे के लिए करता हूँ कि यार वो जाकर लेदर वर्क सीखे, तो ना उसकी माँ ने मानना है, माँ अगर मान भी जाती है तो दादी ने नहीं मानना है, फूफी ने नहीं मानना, खाला ने नहीं मानना, सारे कहेंगे हैं प्रोफ़ेसर का बेटा जो है वो जाकर जूते बनाएगा, ये क्या बात हुई? ये तो लूज़र है, ये तो हार गया है, तो पीछे रह गया है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्किल सेट्स हैं, सिर्फ़ ग्रेजुएशन नहीं, बहुत सारे स्किल सेट्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है। बहुत सारे आप जाकर किसी भी दुकान में जाकर देखें क्या चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं, क्या चीज़ नहीं बन रही। हर जो चीज़ नहीं बन रही है, वो बनाई जा सकती है। कुछ चीज़ें शायद ना बनाई जा सकें, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और हम फ़ोकस इस पे किए हुए हैं कि हम आईटी ग्रेजुएट कर लें, या फिर हम एमबीए कर लें, या इस टाइप की जो जो चंद फ़ील्ड्स हैं उसके अंदर डिग्री ले लें। और अगर वो डिग्री हमें नहीं वो चीज़ सिखा रही जिसको हम इस्तेमाल कर सकें, तो 4 साल क्यों ज़ाया कर रहे हो? ये सवाल है, ठीक है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे ख़्याल से हमें सेंसिटाइज़ करना होगा लोगों को कि अगर वो डिग्री नहीं भी है, फिर भी शादी कर दें बच्चे की उसकी। वो बुरा लड़का नहीं होगा, या लड़की बुरी नहीं होगी क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन उससे कुछ काम आता है। सर मतलब ग्रेजुएशन एमआईटी से हो या कराची यूनिवर्सिटी से, शादी होनी लाज़मी है आखिर में। देखिए, शादी होना तो एक एक होनी है ना। देखिए, एक मेजर ब्लॉक ये होता है कि अच्छा अगर ये नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? तो वो वाला ब्लॉक कम से कम हट जाना चाहिए। ठीक। मैं तो ख़ैर अलग व्यूज़ रखता हूँ उसके अंदर, उससे पहले शादी हो जाए तो कोई मसला नहीं, ग्रेजुएशन से अच्छा आपने पहले। लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग इस्तेमाल की, उसमें भी मुझे 2 बड़े मसाइल नज़र आते जी। हैं। याम ऑफ द स्कूल में कोशिश कर रहे हैं ये काम करने की, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो हम करते हैं। इसमें 2 बड़े मसले मुझे नज़र आए। पहला मसला ये कि क्योंकि
मेरे ख़्याल से ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। इस हिसाब से कि कोर्सेज़ आपको बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज़ हुँ, हर किस्म के अवेलेबल हैं। आपको वो हॉस्पिटैलिटी में मिल जाएँगे, जी आओ 6 महीने में जो है वो तुम ये सब करना सीख लो। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक एपटेक और अदर इंस्टीट्यूट्स के, वो आपको जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपको शॉर्ट कोर्सेज़ करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। ऑप्शन ज़्यादा होने की वजह से या मेबी किसी और वजह से मुझे नहीं पता, आप शायद ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि लोगों के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम हो गया है। मतलब वो एक जगह आएँगे भी ना, पढ़ने भी आएँगे, 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, जी अच्छा जी मज़ा नहीं आ रहा, मैं कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेता हूँ। सही। और ऑप्शन ना भी ट्राई करें तो वो इंटरेस्ट बिल्कुल लूज़ हो जाता है कि जी आप सीखने आए हैं, आप सीखने के बजाय बाकी कामों में लग के छोड़ के चले गए। दूसरा बड़ा मसला ये नज़र आता है मुझे कि हमारा फ़ोकस स्पैन हद से ज़्यादा कम हो गया है। मतलब हम चाहते हैं कि हम 5 मिनट की वीडियो देख के जो है वो एआई एक्सपर्ट बन जाएँ। यही वजह है कि क्लासरूम्स मुझे इर्रेलेवेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लासरूम्स लोगों, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बर्डन महसूस होते हैं कि यार मैं जाऊँ, मैं बस में बैठूँ या बाइक पे बैठूँ और फिर क्लास में 1 घंटे गुज़ारूँ। मतलब हमारे लिए तो ये कॉमन सी बात थी, मतलब मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन कुछ साल पहले भी हम क्लासरूम्स में बैठ के पढ़ा है, 8-8 9-9 घंटे पढ़ा है। लेकिन आज के दौर में ये 2 बड़े प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आते हैं, वो वोकेशनल ट्रेनिंग का इम्पैक्ट लो कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़, मैं आपको तो 1 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं तो 6 महीने की बात कर रहा हूँ। 6 महीने में आप क्या सीख सकेंगे? आपने 16 साल के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं। 6 महीना इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ दैट, अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दैट। तो उसके अंदर आपको एकदम कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखा दी जाएगी जिसकी वज़ह से आप एक्सपर्ट होंगे। उसके अंदर तो बस वो हल्का-फुल्का सा कुछ वो होगा, स्टार्टिंग स्टेप्स होंगे। तो 6 महीने हैं वो भी कम है मेरे हिसाब से, और ज़्यादा आप 6 महीने में तो आप सिर्फ स्टार्ट करेंगे। तो जो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा वो इसी वजह से है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर वो वक़्त का जो लगाना था वो नहीं लग रहा। जो फ़ोकस की बात है, ये एक एक अपकमिंग ट्रेंड है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इसके अंदर क्या डिवाइसेज़ एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं? मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया ये है कि ज़ाती एक्सपीरियंस ये कि वो है, आप एक एक अगर 30 सेकंड की क्लिप भी आप पूरी नहीं देख पा रहे और आप नेक्स्ट क्लिप पे जा रहे हैं, तो ये एक उसके बाद आप 1 घंटे की क्लास में बैठना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि कुछ भी काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी काम करने के लिए। ये वाली चीज़ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास एग्ज़ाम्पलर्स हों। अम, हम लोगों को सामने रख सकें कि देखो यार, इस तरीके से काम करोगे तो यहाँ पहुँचोगे। अम, ये वाली चीज़ हमें और इस तरीके से करनी चाहिए, जैसे अमेरिकन स्कूल्स के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो शो एंड टेल करते हैं कि मैं ये काम करता हूँ। तो छोटी सी उम्र के अंदर ये होता है कि अच्छा, एक बंदा है जो सुबह से बैठा हुआ है और ये काम करता है। क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, मेरे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। कंप्यूटर के सामने बैठे हुए बस बातें करता रहता हूँ। जो बड़े बच्चे हैं उनको ये होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये तो इतना ज़्यादा मेहनत तो मैं नहीं करना चाह रहा। तो ये चीज़ ऑपोज़िट डायरेक्शन में है। लेकिन इसके अंदर हमें हमें लोगों को एग्ज़ाम्पलर्स देने होंगे, देखो ये इस तरीके से लोगों ने काम किया और ऐसे सक्सेसफुल हुए हैं। और उसके लिए भले किसी डिजिटल मीडिया के थ्रू हम फ़ोकस करवाएँ या किसी और तरीके से करवाएँ। ये अगर लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर अगर ये फ़ोकस नहीं है, तो फिर हम उनको उनको अनसक्सेसफुल बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और अगेन उनको, पेरेंट्स को सख्ती करके, टीचर्स को सख्ती करके, प्यार मोहब्बत से सख्ती करके उनको बिठाना होगा किसी चीज़ के ऊपर कि वो काम करें और फोकस करें यंग एज से। अगर आप 16 17 18 साल के बच्चे को, अगर वो उसने 4 5 साल से डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है और वो 1 घंटे की क्लास में नहीं बैठ पा रहा, तो अब उसको आपने दोबारा से एक छोटे बच्चे की तरह, जिस तरीके से एक 3 साल का बच्चा होता है उसको आप छोटे 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 पहले बिठाते फिर बिठाते हैं, उसी तरीके से दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास ये 5 6 7 साल के बच्चे हैं, इनको अगर आपने डिवाइस दिया है, तो उनका फ़ोकस बहुत बुरी तरीके से ख़राब होता है। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल के दौर में, तो ऑब्वियसली जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी जो जो थिंकिंग है ना वो थोड़ी-सी लिमिटेड होती है या फ़ोकस्ड होती है। लेकिन अगर मैं आपको
हम मिल-जुल के आपको किसी एक ऐसी पोज़ीशन पे बिठा दें, जिसमें आपके फ़ैसले तालीमी निज़ाम को, हमारे एकेडेमिया को, हमारी रिसर्च इंडस्ट्री को, सबको इम्पैक्ट करें। तो आप ओवरऑल उसे देख के कौन-सा ऐसा फ़ैसला देंगे जिससे एटलीस्ट हम डायरेक्शन सही ले लें? देखिए, मैं मेरे ख़्याल से ये इस चीज़ की मैं कोशिश कर चुका हूँ। मेरे फ़ोकस ये था हार्वर्ड से पहले भी और बाद में भी कि उस तरीके से करें। लेकिन मैंने समव्हाट गिव अप किया है कि वहाँ से मसला हल करना है। जो अभी मेरी हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर पुश और पुल फैक्टर्स हैं, वहाँ से हमारे अंदर वो उजलत आ रही है। भले वो हम ट्रैफ़िक सिग्नल पे खड़े हों या भले हम अपने प्रोफ़ेसरी की आगे जाना चाहते हों, हम हर चीज़ जल्दी कर दें में बहुत जल्दबाज़ी में। तो अगर ऊपर से कोई पॉलिसी आती भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमें ये चीज़ के अंदर करना होगा कि एक एक इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है, वो उसके अंदर किस तरीके से गुज़ारनी है, किस तरीके से करनी है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अ, बैरिया टाउन में आप या कहीं पर भी जाएँ तो आपका जो पेमेंट प्लान है 5 साल का होता है, 3 साल का होता है। जो एक मॉर्टगेज होती है अमेरिका में, वो 25 साल, 30 साल की होती है। तो अमेरिका में जहाँ पर अच्छी खासी इनकम है, वहाँ पर 30-35 साल बाद जाकर एक बंदा अपना घर अपना करता है। और पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि नहीं 5 साल में अपना घर कर लो, 5 साल में अपनी ज़मीन कर लो। तो हम लोग बहुत ज़्यादा उजलत में, जब मैं स्मार्ट ग्रिड में काम कर रहा था तो उसके अंदर रिसर्च थी, हमने कहा 10 साल से पहले कुछ नहीं होना और रियलिस्टिकली 15 साल में जाकर उसका फ़ायदा होना शुरू हुआ। लेकिन सारे लोग कह रहे हैं लोड शेडिंग तो अभी हो रही है, तुम क्या फ़ायदा क्या रिसर्च करने का? तो ये जो हमारी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक उजलत है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर हो गए और बाकी सारे लोग कह रहे हैं हमें भी वैसे बनना है। कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करके वहाँ पर पहुँचे लेकिन हमें सिर्फ एंड रिज़ल्ट नज़र आ रहा है और शायद हमारी सोसाइटी में नहीं, दूसरी सोसाइटीज़ में भी चीज़ है। ये उजलत के अंदर जो हम बहुत जल्दी-जल्दी भाग रहे हैं ना, उस चीज़ को थोड़ा-सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है कि वो बच्चे बैठें, सीखें, समझें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें और सक्सेसफुल। तो ये वाली जो चीज़ है, अगर आप मुझे किसी भी कुर्सी पे बिठाते हैं, वो मैं ऑर्डर देकर नहीं कर सकता। उसके लिए इन्फ्लुएंस करना होगा और वो इन्फ्लुएंस भी जूनियर उसमें एज में करना होगा ये तो ताकि लोगों में जनरेशंस का काम बता ठहराव रहे हैं आए। आप। हाँ, हाँ, तो मुझे मसला आपका जनरेशंस का है तो आप तो मस जनरेशन देखिए, और अगेन आप भी जल्दबाज़ी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं अभी हल करके दें अगले साल, अभी आप प्रेज़ेंट बनते हैं 6 महीने मुझे जवाब चाहिए। सही। तो जो जो ये जो ठहराव है ना, ये चीज़ फ़ायदेमंद भी है हमारे हुँ। लिए क्योंकि फिर हम बहुत सारे मसलों को बहुत जल्दी हल करने के चक्कर में तिकड़म लगाते हैं और हल कर लेते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ कुछ लोगों में ठहराव होना चाहिए कि वो 50 साल की, 30 साल की, 20 साल की, 10 साल की बातें करें। और जिन लोगों के पास ये होना चाहिए, जो चीज़ मेरे ख़्याल से मैं चेंज करना चाहूँगा वो ये है कि कम से कम हुकूमत 20 साल के बारे में सोच रही हो। वो 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते के बारे में ना सोच रही हो। तो उन लोगों को और यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग बैठे हुए हैं, उनको 30-40 साल की लेंथ में सोचना चाहिए। भले हर बंदा ना सोच रहा हो, लेकिन कुछ हमारे मुल्क के ऐसे लोग होने चाहिए जो सोच रहे हों कि 30 साल बाद क्या करना है, 20 साल बाद करना है, 10 साल बाद क्या करना है। तो हाँ, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं ऐसे लोगों को पैसे देकर बोलूँगा, पैसे नहीं दूँगा लेकिन यानी वो सेटअप करूँगा कि लोग दूर की सोचें और समझें कि हमारे पास क्या मसला हो रहा है और कैसे हल करना नहीं, इट टोटली मेक सेंस। हमारे यहाँ यही मसला है। वही उजलत वाली बात हर चीज़ में, ट्रैफ़िक सिग्नल में, पढ़ाई में, फ़ोकस स्पैन जो हमने बात की। तो मेरे ख़्याल से सारी बुराइयों की जड़ यही है। और सही। है। काफ़ी सारी बुराइयों की। अच्छा, अगर एआई के बगैर जो है ना, मतलब आपसे, क्योंकि अब आपका भी एरिया एआई हो गया है, तो शायद गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो एआई का सीन या एआई के फ्यूचर स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हैं करने को। अभी हमने बात की एग्री टेक की, उसके अंदर एआई बहुत यूज़ होती है, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह में। या फिर आपकी जो कॉमन, क्योंकि अब एलएलएम्स और जनरेटिव एआईज़ हैं, तो आपके पास और बहुत ज़्यादा स्कोप जो है वो उसका बढ़ गया है, एप्लीकेशंस बढ़ गई हैं। तो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं एआई का, स्पेशली इन पाकिस्तान? देखिए, मैं उसको अभी जो पिछली हमारी बात हुई थी उसी हिसाब से 3 उसमें करूँगा। एक तो अभी फ़ौरन हो रहा है 1-2 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल। अम,
जो 10 साल वाली चीज़ है ना, उसके अंदर ऑटोमेशन इवन पाकिस्तान के अंदर भी इतनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारी जो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल थी, वो बहुत आसान हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन पेमेंट्स ने लाइन बिल पे करने की लाइन को काफ़ी सारे लोगों के लिए हल कर दिया है मसले को। तो इसी तरीके से जो एआई है वो बहुत सारे वो चीज़ें जिसके अंदर हम अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम। वो उसके अंदर लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हाथ से करने वाली हैं, उनकी डिमांड बढ़नी है। जब हर चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी तो अगर आपकी कोई चीज़ हाथ से बनी हुई है तो उसकी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अम, आज से 10 साल बाद मैं ये एंटिसिपेट करता हूँ कि हम हमारे पास जो जिन चीज़ों के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन चीज़ों में काम नहीं कर रहे होंगे। और क्या कर रहे होंगे ये एक अच्छा सवाल है। लेकिन जो जो लोग अपने हाथ से काम कर रहे होंगे, जिनके पास कोई और स्किल होगा, वो लोग एआई के यूज़ के थ्रू या एआई के यूज़ के बगैर बहुत ज़्यादा अच्छी पोज़ीशन पे होंगे। तो ये एक चीज़ 10 साल के लिए है जो उसके अंदर रहेगी। अ, अग शॉर्ट टर्म के अंदर एआई के अंदर एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी जहाँ पर एआई है, आज से 10 साल पहले नहीं थी, 5 साल पहले भी नहीं थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो एलएलएम्स के अंदर हम रिसर्च नहीं कर सकते, वी वुड बी अ कंज्यूमर ऑफ इट। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि एआई के अंदर जॉब्स बहुत स्पीड में ग्रो करेंगी अगले साल, 2 साल, 5 साल तक में। अ, जिसके अंदर इसकी मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस बनेंगी। अभी जो एलएलएम्स हैं, उसका असल केस स्टडी जो कि बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रही है, हमने बहुत ज़्यादा वास्ट स्केल पे नहीं देखी है। तो बट वी डू एंटिसिपेट कि ये एक मेजर पार्ट होगा इंडस्ट्री का, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आनी हैं, जो कि काफ़ी अरसे तक चलेंगी। जो मैंने आपको बताया, जो Y2K का इशू था, वो 1 साल के बाद सारे लोग आउट ऑफ जॉब थे। जो एआई की ये जो वेव है, ये 5-6 साल तक तो आराम से निकलेगी, उसके बाद आगे भी निकलेगी। उसके बाद कंपनीज़ जो हैं वो ऑटोमेट कर लेंगी उन चीज़ों को जो कि लोग कर रहे हैं, ताकि उनके पैसे बचें और वो दूसरी तरफ जाएँगे। तो एज़ इंडिविजुअल इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम उसको समझें कि वो इस्तेमाल कैसे होता है, कम अज़ कम। और अगर आप उसके अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या आपके अंदर आपके पास रिसोर्सेज हैं और स्किल है, तो उसके आप प्रोड्यूसर कैसे बन सकते हैं एलएलएम्स के अंदर। जो मॉडल ट्रेन करना है, मॉडल को ट्यून करना है, एक रैग चीज़ है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको किस तरीके से बिल्ड करना है। अगर आपके अंदर ये स्किल सेट्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा इन डिमांड होंगे। लेकिन इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है, एक बैंक में होते हुए, स्मार्ट एग्रीटेक के अंदर या एडटेक के अंदर, ये चीज़ें हर एक के लिए ज़रूरी हैं। सो मच सो कि अमेरिका और चाइना के अंदर वो स्कूल के अंदर वो पढ़ा रहे हैं कि ये क्या चीज़ होती है, ताकि जब वो लोग यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो उनको एआई का अंदाज़ा हो, एआई क्या है, और वो उसके टेक्निकल स्किल्स दें। तो अगेन, जो बच्चा स्कूल में है उसको कहा जा रहा है कि एआई तो तुमको आनी चाहिए, तुम कुछ और सीखो, ताकि उसके अंदर एआई को इस्तेमाल कर सको। तो आपको लिखाना सिखाया गया था, उसके बाद आपने बीबीए कर लिया। लिखने की तो स्किल आपके पास पहले से ही थी, अब आप बीबीए के स्किल्स के अंदर, ये बिज़नेस कैसे चलता है उसके अंदर राइटिंग इस्तेमाल करो। तो एआई तो आपको पहले से ही मालूम है क्या होती है। आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो आप एआई इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करने के ऊपर जाएँ। तो ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है, स्पेशली या करिकुलम जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, वो कितना इसके साथ हाथ में हाथ डाल के चल रहा है? देखिए, जो सिंगल नेशनल करिकुलम था, उसके अंदर आई वाज़ वन ऑफ द ऑथर्स फॉर दैट फॉर 5, 6, 7, 8। तो उसके अंदर हमने इसको फ़ोकस किया था कि हम ये दोनों चीज़ें करें। अम, इट वाज़ नॉट कंप्यूटर साइंस करिकुलम एट दैट टाइम, इट वाज़ कंप्यूटर एजुकेशन। और गोल ये था, 8th क्लास में हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर एक बच्चा उसके बाद मैकेनिक के जॉब में उसके साथ भी काम करता है छोटे के तौर पर, तो उसको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, अगर उसके पास स्मार्टफ़ोन है, तो उसके ऊपर अपने अकाउंट्स बैलेंस कर सके। अपना अगर काम करता है तो उसके अंदर वो अपनी अकाउंट्स बैलेंस कर सके, कोई प्रेज़ेंटेशन बना सके। ये वाले स्किल्स हों, और दूसरी चीज़ ये है कि उसको प्रोग्रामिंग इतनी आती हो कि अगर वो उसको अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो वो बाद में प्रोग्राम कर सके। तो थोड़ी बहुत पाइथन थी उसके अंदर एट द एंड। उसके बाद नेक्स्ट जो 9-10 थी उसके अंदर एआई
बड़े आराम से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगल नेशनल करिकुलम का गोल था वो यही था कि सब लोगों को कम से कम एक लेवल ऑफ एजुकेशन मिले। जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक हमारे पास हम एज अ यूनिट कुछ नहीं कह सकते। तो उसका हुआ क्या सर? कहाँ रह गया वो? तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं? डाला मैं नहीं चाहता मेरे घर पे है, तो मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा। वो एक हुकूमत थी जिसने उसके ऊपर काम किया था। आई एम वेरी सर्टन कि वो दोबारा से रिसर्फेस होगा, क्योंकि हुकूमती डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाती हैं, तो आई एम वेरी सर्टन होगा, लेकिन कितना लेट होगा उसका उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट होना है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। उसकी वजह ये कि हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कुछ चीज़ें पढ़ाती है। अम, मेरे इसके अंदर जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो डिसएग्रीमेंट करते हैं। और उसकी वजह ये है कि कुछ कुछ फ़वायद हैं रेगुलेशंस के। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी जिस तरीके से रेगुलेटेड है उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत कम जगह है कि वो इलेक्टिव्स और अपने करिकुलम को जल्दी जल्दी चेंज कर सकें। अम, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसकी वजह से फंसती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सक्यूज़ बनाती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास तो ये करिकुलम आया हुआ है और यही हमें पढ़ाना है। हैविंग सेड दैट, जो ज़्यादातर जो जो अभी करंट ट्रेंड्स हैं उसके अंदर आई डोंट सी दैट एज रोड ब्लॉक। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 16 साल की अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है नहीं करनी है आपका डिसीजन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। मैंने यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ा है जिसके अंदर मैंने कहा है कि ये एंड्रू यंग का कोर्स है, इसकी आप वीडियो देखें और हम सिर्फ जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड दैट वाज इन 2015। बहुत अच्छा, मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर पढ़ाता है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो मैं आपको बेहतर शायद आपको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में समझा सकूँ, वरना अगर आपको अंग्रेज़ी समझ में आती है तो दूसरी जगह पढ़ें, मैं तो इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मेरे पास जो लोग जो इंटरव्यू के अंदर आते हैं उनके अंदर जो हम ईज़ी सिलेक्शन हमारे लिए होता है वो लोग होते हैं जो कि अपने आप को खुद ही चीज़ें सिखा रहे होते हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एक आई कोड गुरु है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देता है। एआई के अंदर कौरसेरा के कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है तो ये एक मसला है जो कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ मसला हल कर देती हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ का अंदाज़ा है कि क्या चीज़ समझनी है तो मटेरियल आपके पास बहुत सारा है। आपका टीचर आपका वो नहीं है, रोड ब्लॉक नहीं है। आप क्योंकि एआई से रिसर्च वगैरह से काफ़ी वाबस्ता हैं, तो हमारे यहाँ एआई पे या आप पर्टिकुलरली एआई पे किन किन एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला होता है कि किस किस चीज़ पर काम किया जाए, आइडियाज़ की बहुत कमी होती है हमारे पास। प्लस ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो एंड रिज़ल्ट देख के, या स्टूडेंट्स या आम लोग भी एंड रिज़ल्ट देख के तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि अच्छा जी, मैंने एक इसे मैसेज लिखा और उसने मुझे इतना बड़ा रिप्लाई करके मसला हल कर दिया। लेकिन उसके पीछे क्या-क्या चल रहा होता है, उसके अंदर एक तो आपकी कॉस्टिंग सबसे बड़ा मसला है, कॉस्टिंग होती है। फिर उसके अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है। क्या कोई फ़ॉर्मूला है इसका कि यार आपने यूँ किया तो यूँ हो जाएगा? या लेबर वर्क ज़्यादा है कि आपने जो है वो मेहनत करनी है। आपने एक एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, लेकिन हो सकता है आप आगे जाके फ़ेल हो जाएँ। यू हैव टू रीस्टार्ट। हुँ, तो चैलेंजेस क्या-क्या हैं? ठीक है। एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं? देखिए, मैं एआई की फ़ील्ड के अंदर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर स्पेसिफिकली वो करूँगा, फ़ोकस करूँगा, एंड इट कैन बी जनरलाइज़्ड टू अदर। अ, और फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ हायरिंग मैनेजर जो कि लोगों का इंटरव्यू करता है। हुँ, जब मुझे कोई रिसोर्स हायर करूँगा तो मैं इसलिए करूँगा कि वो मेरा मसला हल करके दे और उसको मालूम हो कि मसला कैसे हल करना है, ठीक है ना? अगर सिर्फ़ एक लाइन लिखनी है और उससे जवाब आ जाएगा तो मैं खुद ही लिख लूँगा, या फिर मैं कोई सस्ती रिसोर्स रखूँगा। व्हाई वुड आई हायर समवन एंड पे देम वेल अगर वो उसको मसला समझ में ना आ रहा हो। तो जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये है कि इंडस्ट्री का फोकस ये है कि उन वो मसले हल करके दे रही है दूसरे लोगों को और उसके पैसे चार्ज कर रही है, और आपको इसलिए हायर कर रही है ताकि आप वो मसले हल करके दें। अगर आपने वो मसले हल करना सीखा नहीं है, सिखाया नहीं गया है, इज अ मर्की एरिया। हुँ। लेकिन अगर आपने वो सीखा नहीं कि वो मसले कैसे हल हो रहे हैं तो आपको क्यों कोई पैसे देगा वो उस काम के जो कि आपको आता है, जो आपने नहीं सीखा है। तो यूनिवर्सिटी इज़ अ टाइम जिस वक़्त आप उन मसलों को हल करना सीखने की कोशिश करें और उस्ताद से
विद रिस्पेक्ट वो करें, डिमांड करें कि ये मसला हल कैसे करना है, ये सीखा जाए। मशीन लर्निंग के अंदर, स्पेशली एआई के अंदर हमारे पास, क्योंकि एक कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट बन गई है, हमारे पास बहुत सारे बने बनाए सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना? अगर आपको एक शक्ल ढूंढनी है, तो तस्वीर के अंदर शक्ल निकालनी है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, वो आप डाउनलोड करें, उनको रन करें, वो आपको बता देगा ये बंदा है। कोई मसले वाली बात नहीं है। ये एक दिन के अंदर एक बंदा जो है ना सीख सकता है। अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है, 8 महीने निकाले हैं और उसके अंदर सिर्फ ये काम किया है, तो उसका मतलब है बाकी टाइम आपने झक मारी है। और अगर आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, जहाँ आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, आप अपना वक्त ज़ाया कर सकते हैं, तो जब मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो उस वक्त भी आप ज़ाया करेंगे, तो वो मैं क्यों आपके अंदर इंटरेस्ट शो करूँ। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए कि वो कैसे कर रहा है और उसने यहाँ पर कैसे फेस डिटेक्ट किया है, ये अगर आपको समझ में आ रही है बात, तो अगर मुझे कोई और चीज़ आइडेंटिफ़ाई करवानी है और कोई और मुश्किल काम करवाना है, तो वो भी आप कर सकेंगे। तो ट्रेनिंग इज़ नॉट दैट कि आप वो एग्ज़ैक्टली चीज़ करें जो आप इंडस्ट्री में कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग ये है कि आप एक तरीके से एक चीज़ समझते हैं, एक मसले को हल करना समझते हैं, दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा करते हैं, चौथी दफ़ा मैं आपको कोई और मसला दूँगा, तो वो भी आप हल करके लेकर आ जाएँगे। ठीक है ना? इसकी जो तुरा इम्तियाज़ है, वो है पीएचडी, जिसके अंदर आप कहते हैं कि एक मसला है जिसका हल ही नहीं है, और आप जाकर ढूँढें और कहें कि किस तरीके से है। और अगर आप मसले का हल नहीं भी लाते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ढूँढें मुख्तलिफ़ तरीके से कैसे मसला हल करना है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करें और उन मसलों को हल करने की तरफ जाएँ, सिर्फ़ दिखाने के ऊपर नहीं कि हाँ, देखें ये चीज़ चल रही है। चलती हुई चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं। हमें 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 भी मालूम है कि टूल्स कौन से हैं जो कि हुँ। चीज़ें चला लेते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को फोकस करना होगा कि क्या कर रहे हैं। और इसके अंदर अगेन, अगर आपके पास ऐसे उस असातिज़ा हैं जो कि आपको इस रास्ते पे लेकर चलेंगे, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आप आसान रास्ता नहीं ले रहे हैं, आप सीखने का रास्ता ले रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ काम करते हैं, जो कि हर यूनिवर्सिटी में मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, कुछ लोग तो होते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ें, उनके साथ काम करें और कोशिश करें कि कुछ सीख कर निकलें। तो वो जो आप सीख कर निकलेंगे, उसकी वैल्यू है। सही। और हमने जो एप्लीकेशंस की बात की, आपका फ़ोकस एरिया, भले जो पब्लिक है या जो देखें, डिस्कस करना एआई के अंदर हम जो चाहें। काम करते हैं ना, हमारे पास मल्टीपल चीज़ें जो जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम एआई के अंदर 2 डिफरेंट काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। एक ये कि हमारे पास परसेप्शन इंजन है, विज़न मॉडल्स हैं, जो स्पेसिफिकली एक तस्वीर लेते हैं और उसके अंदर कहते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर और हमारी जो प्रोडक्ट है वो रोड सेफ्टी से ज़्यादा फ़ोकस्ड है, तो उसके अंदर ये होता है कि गाड़ी है, कितनी दूर है, लेन लाइन्स हैं कि नहीं, कोई रोड साइन है कि नहीं है। और उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम जब एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो मॉडल्स अवेलेबल हैं वो हमारे लिए काम नहीं करते, और हम ऐसे बंदों को भी नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते जो कि सिर्फ उसको चलाना चाहते हैं। हमने उनको खोल खाल के इतना ज़्यादा बदल दिया है कि जो उसका एक्चुअल ऑथर आएगा वो भी आकर कहेगा कि यार ये तो मेरी चीज़ नहीं है। इट्स अ मच डिफरेंट मॉडल देन दैट। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि हम एसेंशली टाइम के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है कि एक गाड़ी थी, वो हमारे सामने आई, अब और करीब आ रही है और वो और करीब आ रही है, क्या हमारा एक्सीडेंट हो सकता है? तो इसके लिए हम टेम्पोरल मॉडल्स बनाते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हमारे पास गाड़ियाँ चल रही हैं, तो एक्सीडेंट का चांस बीच में कोई हो सकता है, कोई ऐसा इंसान ने फ़ोन निकाल के यहाँ से उठाकर वहाँ रख दिया, ठीक है ना? तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो उठाता है और उसके बाद देखता है, फिर वापस रखता है, फिर 2 सेकंड बाद दोबारा उठाता है, फिर देखता है। तो अगर इस तरीके से बार-बार देख रहा है और उसकी अटेंशन नहीं है, उसकी आँखें उस तरफ जा रही हैं, तो फिर वो हम उसके ऊपर कहते हैं कि ये अनसेफ ड्राइविंग कर रहा है। तो उसके अंदर हमारे पास अगेन 2 कंपोनेंट्स आ गए। एक ये कि एक सिंगल इमेज में क्या चीज़ आ रही है, और दूसरा ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसको हम इंटरप्रेट करके क्या कर सकते हैं। और अगेन एआई इज़ के उस डेटा की बेसिस के ऊपर एक इंसान जब उसे देखेगा तो क्या वो होगा? ठीक है ना? उसका सर झुका हुआ है और फ़ोन उसके हाथ में है। अब ये 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ हम एक इफ कंडीशन भी लिख सकते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग के उसके अंदर चाहें। हम उसके ऊपर कुछ और एआई के एल्गोरिथम्स भी लगा सकते हैं जो कि कोरिलेशन देख रहे हैं डिफरेंट चीज़ों की,
लेकिन हम उसके ऊपर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स ले सकते हैं, LSTM टाइप के, जो कि इंटरनली देखते हैं कि इस टाइप की पैटर्न होता है तो बंदा गलत काम कर रहा था, और उसकी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि ये इस वक्त इस टाइम से लेकर इस टाइम तक इस बंदे ने अनसेफ ड्राइविंग की है। तो दैट इज़ व्हाट आवर प्रोडक्ट इज़। सही सही, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आखिर में आप हार्वर्ड में थे, आप पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप कर रहे थे, आपका ग्रेजुएशन अमेरिका से हुआ, आपका ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में गुजरा, पाकिस्तान फिर वापसी कैसे आना हुआ? हमारे यहाँ तो लोग, मतलब एक सक्सेस क्राइटेरिया हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई बाहर चला गया तो अच्छा भाई, तुम सक्सेसफुल हो, फॉर द गुड रीजंस, मतलब हम उनकी बुराई बिल्कुल में नहीं सही। कह रहे, कोई बहुत सारे रीजंस हैं जो सही है, सही, लेकिन आपका वापस कैसे आना हुआ? देखिए, कुछ फैमिली रीजंस थे, लेकिन मेरे पर्सनल अपनी एक एक चीज़ थी जिसके ऊपर मैं वो हुआ कि अम, अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया है, ठीक है ना, इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है। लेकिन मुझे ये सवाल का जवाब नहीं मिला कि मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ और वहाँ पर कुछ जो जो वहाँ के इश्यूज़ हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर, तो मैं क्यों वो चीज़ों को एक्सेप्ट करूँ, मेरी ज़िंदगी में यहाँ पर क्या मसले मसाइल हैं कि मैं इसको छोड़कर वहाँ जाऊँ। तो अगर मैं एक ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में होता, या जैसे सीरिया में या लबनान में हो रहा है, जैसे गज़ा में हो रहा है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ होती, तो मैं कहता हाँ भाई सही है। पाकिस्तान में रहते हुए कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुश्किल हैं, लेकिन जो मेरे पास जो प्रोज़ एंड कॉन्स थे ना, वो मैं और मेरी मेरी फैमिली जो है ना, वो उसके अंदर वो नहीं कर पाई कि भाई अमेरिका में ये चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि मैं जस्टिफ़ाई अपने आप को कर सकूँ कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं रह पाया, और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल रहा यूनिवर्सिटी के दिनों में, जब मैं पीएचडी कर रहा था और उससे पहले भी और उसके बाद भी। और मैंने ये देखा कि हर जगह पर दुनिया में कोई ना कोई अच्छाई या बुराई है। कुछ जगहें बहुत खूबसूरत हैं, सैन फ्रांसिस्को बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा महंगी है, वाइल्ड फायर्स आ जाती हैं, कभी ज़लज़ले आ जाते हैं, लेकिन महंगी एक उस लेवल पर है। और भी जगह हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, वहाँ पर कुछ और मसले हैं। तो हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, और ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी, मेरे हिसाब से ये सोच कर डिसीजन लेना चाहिए कि हम क्यों और कहाँ पर हैं। मेरे लिए पाकिस्तान में रहना जो था, उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा कबाहतें नहीं थी, इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी कि मैं कहूँ कि नहीं, ये सारी मुश्किलात जो है ना, वो इस लेवल पर हैं कि मैं इनको छोड़कर जो अमेरिका के प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करूं। जब स्पेशली मैं जब उस वक्त गया था, तो मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो किताबों के अंदर था कि हाँ क्लास 3 के अंदर के हाँ देयर आर 2 मदर्स बट इट इज़ ओके। तो वो वाली चीज़ों के अंदर जो वो मसले मसाइल हैं, मेरे लिए वो ज़्यादा मुश्किल थे मेरे लिए हल करना, बनस्बत के लोड शेडिंग हो रही है, और ट्रैफिक बुरी है, गर्मी ज़्यादा है। तो ये वाले मसले मसाइल मैंने कहा ये मैं इनको चूज़ करता हूँ। सही सही, मेक सेंस। ये ऑल द गुड रीजंस, दैट्स फाइन। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले मुझे मेरे जहन में बस बात आ गई, अभी हार्वर्ड पे बैन लगा है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल नहीं कर सकती। हालांकि उन्होंने शायद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को सू भी कर दिया है, लेकिन इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा कसीर ज़राए नहीं है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकें, तो हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की एजुकेशन पे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम अमेरिका का है ना, वो एक अलग उसके ऊपर है, लेवल के ऊपर है। यूरोपियन मॉडल ज़रा सा डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलियन थोड़ा सा और डिफरेंट है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, एंड आई विल गेट इनटू अ बिट ऑफ डिटेल फॉर दैट। जो हर मुल्क ने अपना एजुकेशन सिस्टम अपने हिसाब से किया है, कुछ ने सोच समझ के, कुछ ने बगैर सोचे, हमारा इतना तो सोचा समझा नहीं है। जो यूरोपियन मॉडल है उसके अंदर उनके स्कूल्स बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, बहुत ब्रॉड एजुकेशन देते हैं, तो वहाँ पर डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। यूके के अंदर डिग्री छोटी है बनस्बत यूएस के, और उसके अंदर कोर्सेज देखेंगे तो बहुत फोकस्ड हैं ऑन टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि उनकी सोसाइटी जो है वो ओ लेवल्स ए लेवल्स के टाइम के ऊपर, जो हाई स्कूल है उसके अंदर
वो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, बहुत सारे एक्सपोजर्स देती है। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम कहता है कि हमें अच्छे सिटीज़न बनाना है और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हाई स्कूल से क्या चीज़ आ रही है। तो अच्छा सिटीज़न के लिए जो है ना, उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें पता होनी चाहिए और उसको ज़रिया माश भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो जो हमारी डिग्री थी उसके अंदर हमारे पास 16 क्रेडिट आवर्स हमें रिक्वायर्ड थे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ के। ठीक है ना, आप म्यूज़िक की क्लास लें, आप ज्योग्राफी की क्लास लें, आप हिस्ट्री की क्लास लें, और उसके अंदर भी आपको हिस्ट्री की भी एक कोर्स लेना था, एक ज्योग्राफी का कोर्स लेना था, एक कल्चर का कोर्स लेना था। ठीक है, तो मेरे पास 2 वुमेन स्टडीज़ के कोर्सेज़ हैं, मेरे पास फ्रेंच का भी कोर्स है, थिएटर का भी कोर्स है। क्योंकि वो ये चाह रहे थे एक वेल राउंडेड इंसान बने, और ये वाली चीज़ पाकिस्तानी एजुकेशन के अंदर, बल्कि उसके ऊपर वो होता है कि ये साइकोलॉजी पता नहीं क्यों पढ़नी पड़ी है, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़नी पड़ी है, हम तो कंप्यूटर पढ़ने आए हैं, हम तो ये पढ़ने आए हैं। तो ये जो सिस्टम था उसकी वजह से एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनाने के ऊपर था। तो अगर हम हमारे स्टूडेंट्स वहाँ नहीं जा पाते तो दैट वुड बी अ लॉस। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे जो जाते थे वो फिर वापस आने का चांस भी उनका कम होता था। तो ये क्या इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन पे फ़र्क पड़ेगा? ये एक सवाल है जो कि वक्त बताएगा। आई डोंट सी कि ये बैन जो है ना बहुत ज़्यादा अरसा चल रहेगा। अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं उनका इतना बड़ा रोल है। आप स्टार्टअप्स के स्टैटिस्टिक्स देख लें, कितने स्टार्टअप्स आपने इमिग्रेंट्स ने लॉन्च किए हैं, उनकी सिलिकॉन वैली में कितने लोग हैं, उनके गवर्नमेंट में कितने लोग हैं, अभी भी ट्रम्प गवर्नमेंट में कितने सारे लोग हैं जो कि इमिग्रेंट्स हैं या सेकंड जनरेशन अमेरिकन हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अरसे नहीं रहेगी। लेकिन मैं अगर जा रहा होता तो मुझे एक वो स्ट्रेस होता है कि यार अगर उसने मैं 2 साल पढ़ चुका हूँ और उसके बाद बैन लग गया है, कुछ और हो गया तो क्या होगा? तो इसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आना है। एंड इट वुड बी नेगेटिव फॉर अस। लेकिन आई डोंट सी दिस हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अमेरिकन इकोनॉमी और उनकी जो सिस्टम्स हैं वो इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे इस बैन को। सर उनके चक्कर में हमारा थोड़ा-सा फ़ायदा हो गया डीप सीक की सूरत में कि उन्होंने अपनी कॉस्ट बड़ी सिग्निफिकेंट कट डाउन कर दी एज़ कंपेयर टू चैटजीपीटी। बिल्कुल। देखिए, ये जो चैट जीपीटी है ना, ये डीप सीक इज़ अ मेजर इश्यू। उसकी वजह ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर ऊबर थी, बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छे रेट्स देती थी और बोनसेस भी देती थी, ड्राइवर भी खुश थे, कारीम से कंपटीशन चल रहा था। एप्लीकेशन भी अच्छी थी। बिल्कुल। फिर कारीम ख़रीदी और सर्विस जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई और कॉस्ट भी डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, ड्राइवर भी नाराज़ हैं। तो जब तक कंपटीशन रहेगा उस वक्त तक ये चीज़ सर्विसेज हमारी अच्छी रहेंगी। कैपिटलिज्म बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर खड़ा है कि अगर कंपटीशन होगा तो सर्विसेज अच्छी होंगी। तो अगर डीप सीक और डीप सीक है, अगर सिर्फ चैट जीपीटी होता, 2-3 कंपनीज होती तो वो फिर अपनी कीमत अपने हिसाब से रखती। तो इफ़ यू हैव मोर कंपटीशन देन दैट्स गुड। और शायद हमें सब पाकिस्तान को सपोर्ट ही इस चक्कर में मिल जाए कि भाई कंपटीशन होगा तो कीमत नीचे जाएगी। लेकिन आई डोंट सी दिस बैन हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। राइट, राइट। तो आखिर में हमारे आपको ऑफ द स्कूल के बारे में आपने विज़िट भी किया कैंपस, तो स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस हायर स्टडीज़ के लिए टू बी सक्सेसफुल एज़ अ स्टूडेंट एज़ वेल एज़ अ प्रोफेशनल, कोई बिल्कुल सही। एडवाइस आपकी तरफ ठीक से? है। देखिए, जो इस चीज़ के ऊपर मैं वो करूँगा ना, वो ये है कि ज़रा से ज़्यादा सोचें आप करना क्या चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों, कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। ये चीज़ कि भाई बस पैसा हो जाए और गाड़ी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, वो अम, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये थोड़ा सा सोचें। और उसके बाद जब आप उस वजह पे पहुँच जाएं तो फिर मेहनत करें। शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ जो है ना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। ज़रूरत होती है वो कभी-कभी। लेकिन ये देखें कि आपको कहाँ पहुँचना है अ, गहराई में, और उसके बाद फिर उसके लिए मेहनत करें। और आपके रास्ते अल्लाह ताला खुद ही खोलेगा। वो चीज़ें बहुत सारे लोगों की देखी हैं कि जो मेहनत करते रहे, उनके लिए रास्ते खुलते रहे। या फिर उनका रास्ता अल्लाह ताला ने बदल दिया, उस तरफ चले गए जो कि उनकी एक्चुअल गोल से ज़्यादा करीब था। तो ये चीज़ शॉर्टकट्स जो है ना, आपकी ज़िंदगी 60, 70, 80 साल की है। आप शॉर्टकट लेकर अगर वहाँ पर पहुँच भी गए तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो
ये वाली चीज़ के अंदर मेहनत करें और पहले लेकिन सोचें कि करना क्या है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू सो मच।